मैं नेक सिंह, सहायक अध्यापक अंग्रेजी कुमार कुतुब सिंह वैदिक इंटर कॉलेज नवलखपुरी बधाई हूँ। एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पिछले टर्म पर हमने यूज ऑफ आर्टिकल सीखा था। इसी क्रम में आज आगे मैं आपको यूज ऑफ प्रीपोजिशंस सिखाने जा रहा हूँ। आर्टिकल की तरह ही ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है कि जिसमें प्रीपोजिशंस का प्रयोग ना होता। आप बिल्कुल अगली क्लासेस से ही प्रीपोजिशन सिखाए जाते हैं और प्रीपोजिशन के प्रयोग में बहुत ही एक्यूरेसी होनी चाहिए। पता चला कि आपने टेंसेस का तो सही यूज किया है लेकिन प्रीपोजिशन गलत हो गया तो फिर आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। प्रीपोजिशन का अध्ययन अपने आप में बहुत व्यापक है क्योंकि एक ही प्रीपोजिशन कई तरीके से यूज होता है। यहाँ पर मैं कुछ प्रीपोजिशंस के कुछ पार्टिकुलर प्रयोग आपको बताता हूँ जिससे कि आप अपना माइंड मेकअप कर सकें कि हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग किस तरीके से करना है और प्रीपोजिशन के प्रयोग में किस बात को ध्यान में रखना है। तो कुछ प्रीपोजिशंस जो हैं मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले प्रीपोजिशन को डिफाइन करते हैं। प्रीपोजिशन को डिफाइन किया जाता है, a word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time or direction। समय, स्थान, दिशा आदि के संकेत के लिए संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश प्रीपोजिशन या उपसर्ग कहलाता है। जैसा कि प्रीपोजिशन के यदि हम फैक्टर करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बनता है, प्री प्लस पोजिशन। प्री मतलब पूर्व और पोजिशन में स्थिति। पूर्व की स्थिति स्थान, समय या दिशा के संदर्भ में ये संज्ञा या सर्वनाम नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है। बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं जैसे ऑन, इन, एट, ओवर, अपॉन, अराउंड, टू, गिव अप, विद, बाय, फ्रॉम, बिटवीन, अमंग, सिंस, फॉर, बिसाइड, बिसाइड्स। इसके अलावा और प्रयोग होते हैं जैसे इंस्टीड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। तो ये तमाम प्रीपोजिशंस जो हैं इनको आपको सीखना होता है और एक ही प्रीपोजिशन को कई तरीके से यूज कर दिया जाता है। वो उनके फ्रेजल प्रयोग कहे जाते हैं और किसी भी पर्टिकुलर वर्ब के बाद यदि प्रीपोजिशन चेंज होता है तो फिर उसका मीनिंग भी बदल जाता है। ये सब जैसे जैसे आप टेक्स्ट स्टडी करेंगे या जब भी आप इंग्लिश पोएट्री पढ़ते हैं तो पर्टिकुलर वर्ब या पर्टिकुलर वर्ड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर आपका माइंड मेकअप करने के लिए कुछ निश्चित प्रीपोजिशंस के कुछ अपने पर्टिकुलर प्रयोग हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। इस क्रम में सबसे पहले हम ओन को लेते हैं। ओन के बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर टाइम और पोजीशन के संबंध में हम इसको आपको बताते हैं। टाइम, ये डे और डेट के पहले टाइम का प्रयोग होता है। जैसे he came here on Monday या they will go there on 30 May। तो डे और डेट के पहले ऑन का प्रयोग होता है लेकिन प्रीपोजिशन आर्टिकल की तरह ही प्रीपोजिशन में भी एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे बात आपको उसमें मिलेंगे। तो यदि परफेक्ट तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा
तो फिर डे और डेट के पहले ओन का प्रयोग न करके सिंस का प्रयोग किया जाता है, यही फिर वो पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप डे और डेट देखेंगे और ओन लगा देंगे, इसमें हमें टेंस को देखना पड़ता है। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस का प्रयोग किया जाएगा। तो अपवादों को भी आप ध्यान में रखेंगे। और पोजीशन के लिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में रखी होती है तो फिर ओन का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर की ओन का टेबल किताब मेज के ऊपर है, स्थिर अवस्था में होगी तो फिर ओन का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगले प्रीपोजिशन इनको समझते हैं। इनका प्रयोग तीन तरीके से होता है: टाइम, पोजीशन, प्लेस। तीन को दर्शाता है। टाइम के सेंस में ये मंथ, ईयर, मॉर्निंग और इवनिंग के पहले प्रयोग होगा इसका। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर इन मार्च मंथ है। इंडिया became free in 1947। तो देखिए मंथ, ईयर के पहले इन, here they went there in morning के पहले इन आ गया। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन, अपवाद यहाँ पर भी। ये टेंस आपका परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो ऐसी स्थिति में फिर मंथ, ईयर या मॉर्निंग या इवनिंग के पहले सिंस आएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है जो निश्चित होता है। तो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की स्थिति में इनका प्रयोग नहीं होगा। इसकी दूसरा अपवाद ये है, ये देख मॉर्निंग और इवनिंग के पहले नेक्स्ट या लास्ट आ जाता है तब किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। जैसे दे वेंट देयर लास्ट मॉर्निंग। अब देखिए मॉर्निंग के पहले लास्ट आ गया है, अब इसमें किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अपवाद प्रीपोजिशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन अपवादों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगला पोजीशन वाली बात आती है। इनका प्रयोग जो है वो अंदर की विराम अवस्था को दर्शाता है। जैसे द बुक इज इन द बैग, किताब बैग में है, विराम अवस्था में होगी। और प्लेस के लिए इसका प्रयोग देश, महानगर या महाद्वीप। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन दिल्ली, महानगर है, इन आया है। बी लिव इन इंडिया, कंट्री है, इन आया है। दे लिव इन यूरोप, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। तो इनका प्रयोग होता है जो बड़े शहर है या देश है या फिर कॉन्टिनेंट उसके। अब आता है एट का प्रयोग। एट का प्रयोग भी तीन चीजों को दर्शाता है: प्लेस, टाइम और पोजीशन। प्लेस वाली जब बात आएगी तो ये छोटे स्थान या मोहल्ले या गांव के पहले। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स एट सिविल लाइन्स, कोई लोकेलिटी है, सिविल लाइन्स छोटी जगह, एट करके हुआ है। या फिर निश्चित टाइम के सेंस में निश्चित समय के लिए, सनसेट, मिड डे, मिडनाइट, डॉन, डस्क, ये निश्चित समय होते हैं। इनके पहले एट का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, दे केम एट सनसेट। लेकिन अपवाद यहाँ पर भी, अगर टेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो फिर ऐसी स्थिति में फिर इनके पहले भी सिंस का प्रयोग होता है। और पोजीशन के लिए ये रेस्ट पोजीशन बनाता है।
फॉर एग्जाम्पल माई फादर इज एट होम, मेरे पिताजी जो हैं वो घर पर, तो रेस्ट पोजिशन में हो गया। तो इस तरीके से आप इन और एट के प्रयोग को समझ के रखेंगे और इनसे संबंधित जो एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं, उनको भी ध्यान में रखेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन तरफ करते हैं। देखिए इंटू का प्रयोग बाहर से अंदर की गति, मोशन इनवर्ड को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, लड़का नदी में कूदा, पानी के अंदर जाएगा। या ही केम इनटू द रूम, तो बाहर से अंदर की गति को जब दर्शाया जाता है तो इनटू का प्रयोग होता है। इसका एक प्रयोग अवस्था परिवर्तन को भी दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल द पेपर वाज वॉश्ड इनटू एशेस, कागज जलकर राख हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया। या फिर द कप वाज ब्रोकन इनटू पीसेस, कप टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया, तो इनटू का प्रयोग होगा। अगला है अपॉन, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर गति की अवस्था में आती है। फॉर एग्जाम्पल द कैट जंप अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज के ऊपर कूदी। तो गति की अवस्था में जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आएगी तो फिर अपॉन का प्रयोग होगा। अगला है ओवर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर से होकर जाती है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय जंप ओवर द वॉल, लड़का दीवार के ऊपर से कूदा, ओवर का प्रयोग होगा। या फिर द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द सिटी। अगला है अपॉन एवं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से तुलनात्मक रूप से बहुत ऊंची होती है तो एवं का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल द मून इज शाइनिंग एबव अस, चांद हमसे ऊपर चमक रहा है, तुलनात्मक रूप से वो हमसे बहुत ऊपर है। एवं का दूसरा प्रयोग जो है वो रैंक को दर्शाता है। जब भी कोई किसी के रैंक में बड़ा होता है तो भी फिर एवं का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल ही एवं में इन रैंक। अगला प्रयोग एलॉन्ग, एलॉन्ग जो है वो एक वस्तु दूसरी वस्तु के पैरेलल समानांतर होती है तो फिर एलॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर आर ट्री एलॉन्ग द रोड, सड़क के किनारे या के समानांतर पेड़, तो जो रोड है और जो ट्रीज है दोनों पैरेलल, ऐसी स्थिति में एलॉन्ग का प्रयोग होगा। फ्रॉम का प्रयोग एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, सेपरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल ही केम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से अलग हो रहा है तो ये फ्रॉम को दर्शाता है। अगला ऑफ को डबल एफ, ऑफ का प्रयोग जो है वो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से एक्सीडेंटल रूप में अलग होती है तो फिर ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे ही फेल ऑफ द लैडर, वह सीढ़ी से गिर गया। या फिर ही फेल ऑफ द रनिंग बस, तो एक्सीडेंटल केस में जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होगी तो आप प्रीपोजिशन ऑफ ओ डबल एफ का ही प्रयोग करते हैं। देखिए अगला प्रीपोजिशन है थ्रू। हिंदी में इसका जो मीनिंग या उच्चारण होता है सुरंग से गुजरने के लिए या जंगल से गुजरने के लिए थ्रू का प्रयोग होता है। जैसे वी वर पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, हम एक घने जंगल से गुजर रहे थे। या द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू ए टनल, ट्रेन एक सुरंग से गुजर रही थी। थ्रू के अपने कुछ फ्रेजल प्रयोग भी होते हैं।
वो आपको अलग से सीखने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे जो। अगला है बाई और विद। बाई और विद के भी कई प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक साधन को दर्शाते हैं, इंग्लिश में इसको मीन्स कहते हैं। तो बाई का प्रयोग जो है वो सजीव साधन के साथ आता है और विद का प्रयोग निर्जीव साधन के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस लेटर बाय रिटन बाय मोहन। अब देखिए मोहन जो है वो सजीव है, इसलिए बाई का प्रयोग हुआ है। आई एम राइटिंग विद ए पेन। अब देखिए जो पेन है ये आपका निर्जीव साधन है, तो उसके साथ जो है वो विद का प्रयोग हुआ है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। अपवाद ये है कि यहाँ पर सजीव और निर्जीव का अंतर खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बेजान साधन है उसके साथ भी बाई का प्रयोग होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, he traveled by car, he traveled by horse। उसने कार से यात्रा की, उसने घोड़े से यात्रा की। इट मीन्स कार इज इक्वल टू हॉर्स। सजीव और निर्जीव का अंतर यहाँ खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में कार के पहले भी बाई का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि निर्जीव होते हुए भी वो सजीव हॉर्स की तरह काम कर रहा है। अगला है बिटवीन और एवं का। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है और एवं का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन टू सन्स। दो, इसलिए बिटवीन का प्रयोग हुआ है। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एवं चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन बहुत सारे रहे होंगे, तो इसलिए एवं का प्रयोग हुआ, या दो से अधिक रहे होंगे। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। एक्सेप्शन इसमें यह है कि यदि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन, जिसको हिंदी में पारस्परिक संबंध व सहयोग कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में दो से अधिक के लिए भी बिटवीन का प्रयोग होता है जब रेसिप्रोकल रिलेशन की बात आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए ट्रीटी बिटवीन 5 नेशंस। 5 राष्ट्रों के बीच में एक संधि है, तो उनके बीच में एक ट्रीटी संधि है। तो ऐसी स्थिति में 5 नेशंस के साथ भी बिटवीन का प्रयोग हुआ है। या दूसरा एग्जाम्पल से आप समझिए इसको, आवर चॉइस लाइज बिटवीन 4 फ्रेंड्स। हमारी पसंद 4 मित्रों के बीच में निहित है, या चारों मित्रों पर डिपेंड करती है। तो चारों मित्रों की जो पसंद एक ही है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो 4 के साथ भी बिटवीन का प्रयोग हुआ है। ये इसका जो है वो अपवाद है। तो प्रीपोजिशंस में जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, कि हर प्रीपोजिशन का कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होता है। कुछ और प्रीपोजिशंस हैं, मैं बताता हूँ। कुछ और प्रीपोजिशन देखिए, जैसे बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब नियर और बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त है। ही वाज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। वह अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। तो बिसाइड और नियर का लगभग एक ही अर्थ होता है, और बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त होता है। आई है टू अदर बुक्स बिसाइड्स दिस। इस पुस्तक के अतिरिक्त मेरे पास 2 पुस्तकें और भी हैं। अगला प्रीपोजिशन है, देखिए किस तरीके से प्रीपोजिशन के अर्थ बदलते रहते हैं स्थिति के अनुसार। जैसे इन, ऑन और टू।
ये तीनों प्रीपोजिशन सीमा का निर्धारण करते हैं। कैसे? केरला इज इन साउथ इंडिया, केरल दक्षिण भारत में है, सीमा के इन दर्शाता है कि सीमा के अंदर। द हिमालय इज ऑन नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालय भारत के उत्तर में है। ऑन ये दिखाता है कि वो सीमा पर स्थित है, इन सीमा के अंदर, ऑन सीमा पर, और टू जो है वो सीमा के बाहर। श्रीलंका इज साउथ टू इंडिया, श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, हमारी सीमा के बाहर है। तो सीमा निर्धारण के लिए स्थिति के अनुसार तीन अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज किया जाता है। ऐसे देखिए कुछ प्रीपोजिशंस जो हैं वो किसी भी सेंटेंस का अर्थ बदलते हैं। जैसे मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, अंतर। मेड ऑफ दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, बनने के बाद भी किसी चीज़ का अवस्था परिवर्तन नहीं होता है तो फिर मेड के बाद ऑफ। कुर्सी बनने के बाद भी जो वुड है वो वुड ही रहेगा, उसका अवस्था परिवर्तन तो नहीं होगा, तो ऑफ आएगा। दीज स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, ये मिठाइयाँ दूध की बनी हैं। अब इसका अवस्था परिवर्तन होगा क्योंकि मिठाई बनने के बाद जो दूध है उसका अवस्था परिवर्तन हो चुका होगा, तो ऐसी स्थिति में मेड के बाद फ्रॉम होगा। अब देखिए कुछ फ्रेजल प्रयोग केवल आपका माइंड मेकअप करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ये कितना व्यापक होता है, और आपको ये तो जो बताए गए तो कुछ पार्टिकुलर यूज हैं। फ्रेजल यूज इसके बहुत ज़्यादा हैं जो किसी भी वर्ब का या सेंटेंस का अर्थ बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गिव, गिव का मतलब देना, आपने ये सीखा, लेकिन जब गिव के बाद इन आएगा तो उसका मतलब हार मानना। गिव के बाद जब अप आएगा तो उसका मतलब त्यागना। केवल प्रीपोजिशन के आने से गिव का पूरा अर्थ बदल रहा है। बात क्लियर करेंगे। जैसे दो डिफीटेड, ही वुड नॉट गिव इन, हारने के बावजूद भी वह, वो हार गया है फिर भी वो हार नहीं मानेगा। तो गिव इन जो है उसका मतलब हार मानना। गिव अप का मतलब त्यागना। वी शुड गिव अप बैड हैबिट्स। तो प्रीपोजिशन के आने से जो वर्ब है उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल आप देखिए, देखिए लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुक के बाद जब आफ्टर प्रीपोजिशन आ गया तो उसका मतलब देखभाल करना। लुक के बाद फॉर आ गया तो उसका मतलब ढूंढना। लुक के बाद इनटू आ गया तो उसका मतलब जांचना या जांच पड़ताल करना। तो एक ही वर्ब, लेकिन जब प्रीपोजिशन आता है तो उसका अर्थ बदलता जाता है। तो ये इस तरीके से जो भी हमने ये समझाया आपको जो है, ये तो केवल माइंड मेकअप करने के लिए है, और इनका जो प्रयोग है वो बहुत व्यापक है। पार्टिकुलर प्रयोग जो भी आपके पास बुक्स होंगी या आपको प्रीपोजिशन से संबंधित बहुत अच्छी बुक्स को अरेंज करना चाहिए और इन सब का अध्ययन करना चाहिए। पार्टिकुलर सेंस में इनका कैसे यूज होता है और फ्रेजल इनका यूज किस तरीके से होता है, ये तो बहुत आपके काम आने वाला है। जब तक आपको इनका नॉलेज नहीं है, कभी भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसमें फ्रेजल वर्ब का अगर यूज आता है तो फिर उसका सही अर्थ आप नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जो प्रीपोजिशन के बारे में हमने ये बताया, इट इज़ नॉट एन एंड बट इट इज़ द बिगिनिंग। ये एक शुरुआत है, केवल आपको बताने के लिए है कि प्रीपोजिशंस को आप किस तरीके से सीखेंगे। हर सेंटेंस में चाहे आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे, ऐसे राइटिंग करेंगे, कहीं पर भी ड्राफ्टिंग करेंगे, प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा रोल है। कॉम्पिटिशन्स में इसका बहुत बड़ा रोल है।
इनका आप बहुत विधिवत और अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। जितनी भी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आप ट्रांसलेशन के थ्रू करें चाहे फिल्स के थ्रू करें, इनका आप अध्ययन करते रहेंगे, मैक्सिमम एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।